नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉस्की के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर मेवाड़ी के दौरान रमाबाई अंबेडकर नगर स्लम के रिडेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही काम की स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर इसके लिए वो आर्किटेक्चर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को हायर कर लेंगे। दोस्तों, रमाबाई अंबेडकर नगर मुंबई का सेकंड लार्जेस्ट स्लम एरिया कंसिडर किया जाता है, जो कि घाट के ऊपर ईस्ट में लोकेटेड है। 33.15 हेक्टेयर का एरिया कवर करता है, जहां पर अभी के समय में 16,575 स्लम टेनमेंट्स अवेलेबल हैं। रीडेवलपमेंट के अंतर्गत इन स्लम्स को हटाकर हाई राइज बिल्डिंग्स यहां पर बनाई जाएंगी और जो जमीन यहां पर खाली होगी फिर उसका इस्तेमाल एमएमआरडीए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के एक्सपेंशन के लिए करेगा। और यही मेन रीजन है कि एमएमआरडीए पहली बार स्लम के रीडेवलपमेंट के ऊपर काम करने वाला है, जबकि यूजुअली ऐसा काम महाराष्ट्र स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। दोनों मिलकर ये काम करेंगे, और क्योंकि अभी इसके लिए ऑलरेडी टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं, तो अगले कुछ ही हफ्ते के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंसल्टेंट हायर कर लिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट टाटा ग्रुप से है, जहां पर दोस्तों उनके एविएशन बिजनेस के लिए टाटा ग्रुप की एयरलाइंस ने बेंगलोर एयरपोर्ट को एविएशन हब बनाने का प्लान सामने रखा है, और इसके लिए उन्होंने बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ में एमओयू भी साइन किया है। दोस्तों, बेंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश के सदर्न पार्ट में मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये एक प्रेफर्ड चॉइस बनता है। एयर इंडिया और विस्तारा दोनों के दोनों जो टाटा ग्रुप के अंडर में ही काम करती हैं, वो मिलकर इसको एविएशन हब में कन्वर्ट करेंगी। दोनों कंपनीज के प्रीमियम और फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक डेडिकेटेड डोमेस्टिक लॉन्च सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, पैसेंजर एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए भी अगले 5 सालों के अंदर वो बड़े स्केल पर काम करने वाले हैं। एक एमओयू इन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ में भी साइन किया है, जिसके अंतर्गत इस एयरपोर्ट पर एक एमआरओ हब भी सेटअप की जाएगी। 1200 के आसपास जॉब्स उसके थ्रू वो जनरेट कर पाएंगे, और उम्मीद यही है कि इसी साल के अंदर इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारे स्टॉक मार्केट से है, जहां पर दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट ईयर बाय ईयर नए रिकॉर्ड क्रिएट करते जा रहे हैं। और अभी क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है, तो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन 400 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, ये अपने आप में एक माइलस्टोन है, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार ये मार्क अचीव किया है। 400 लाख करोड़ में से जो लास्ट 100 लाख करोड़ यहाँ पर ऐड हुआ है, वो जस्ट 9 महीने के अंदर ही ऐड कर लिया गया है, जिसमें आईपीओस और एफपीओस का काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की थोड़ा सा आपको मैं अगर हिस्ट्री बताऊं, तो 2007 में सबसे पहले 50 लाख करोड़, 2014 में 100 लाख करोड़, 2021 में 200 लाख करोड़, जुलाई 2023 में 300 लाख करोड़, और अब अप्रैल 2024 में ये 400 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। लास्ट 3 सालों के अंदर हमारे स्टॉक मार्केट में अनबिलीवेबल ग्रोथ देखने को मिला है, जो ये शो करता है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट किस दिशा में जा रहा है। लास्ट 1-1.5 साल में जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, उन्होंने भी बड़े स्केल पर आउट परफॉर्म किया है, और अभी जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें उनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। उम्मीद है कि ऐसे नंबर्स हमें आगे चलकर और देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट ऑटोमोटिव सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर Hyundai मोटर्स और किया मोटर्स इन्होंने इंडियन फर्म एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ में अभी एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, और इसके थ्रू ये जो हमारे देश में उनकी कार्स बेचते हैं, स्पेसिफिकली ईवी कार्स, उनमें लोकल वैल्यू एडिशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, Hyundai मोटर और किया मोटर्स दोनों हमारे देश के ऑटोमोटिव मार्केट में वन ऑफ द लार्जेस्ट कार मेकर माने जाते हैं। हालांकि किया मोटर्स Hyundai मोटर की एक सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन मार्केट शेयर में दोनों कंपनीज अच्छा खासा मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। अब इस एग्रीमेंट के थ्रू एक्साइड इंडस्ट्रीज इनके लिए लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, जिसका इस्तेमाल इन दोनों कंपनीज के कार्स में होगा। और इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये हमारे इंडियन ईवी मार्केट के लिए एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि इंडियन फर्म्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। होप है कि इसको वो बेहतर ढंग से यूटिलाइज करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट स्मार्टफोन प्रोडक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों ओप्पो और वीवो अभी ये दोनों कंपनीज भी प्लान कर रही हैं कि वो भारत में उनकी स्मार्टफोन प्रोडक्शन इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर करेंगे, और अभी उन्होंने उनके लिए सुटेबल पार्टनर्स की स्काउटिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, थोड़ा सा इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाऊं, तो अभी जितनी भी चाइनीज फर्म्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनको हमारी भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि अगर वो भारत में बिजनेस करना चाहती हैं, तो या तो वो किसी इंडियन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उनके स्मार्टफोन्स बनवाए, और अगर वो भारत के मार्केट में अपनी प्रेजेंस खुद रखना चाहते हैं, तो वो किसी इंडियन कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर फॉर्म करे, जिसमें इंडियन फर्म का स्टेक मिनिमम 51% तो होना ही चाहिए, यानी कि कंट्रोल इंडियन फर्म के पास ही होना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज की ट्रांजिशन होल्डिंग्स के साथ में बातचीत चल रही है उनके इंडियन बिजनेस में स्टेक एक्वायर करने को लेकर, और अभी ओप्पो और वीवो भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज, लावा, माइक्रोमैक्स, ऑप्टिमस इस तरह की कंपनीज के साथ में डिस्कशन स्टार्ट कर चुकी हैं। बड़ी पॉसिबिलिटी यही है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ में ये टाइप होगा, क्योंकि ये कंपनीज स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स को ढूंढ रही हैं, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक्चुअली में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी है। देखते हैं कि आगे चलकर इसको लेकर क्या अपडेट सामने आती हैं। अगली दोस्तों अपडेट प्रयागराज से है,
जहाँ पर दोस्तों यूपी के प्रयागराज में अभी दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी के लिए काम स्टार्ट हो चुका है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर चल रही है। दोस्तों कुंभ मेले के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है, और अगर यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर फैसिलिटीज क्रिएट नहीं की जाती है तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा केओस क्रिएट हो जाएगा। अभी ये जो टेंट सिटी बनाने की बात की जा रही है ये 4000 हेक्टेयर्स की एरिया में फैली होगी, जहाँ पर ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास लोग रह पाएंगे। ऑलमोस्ट 45 डेज का ये महाकुंभ होगा, जिसके लिए इस टेंट सिटी में 2000 के आसपास टेंट्स, 25,000 के आसपास पब्लिक अकोमोडेशंस बनाई जाएंगी, 67,000 स्ट्रीट लाइट्स, 23,000 सीसीटीवी कैमरास, AI बेस्ड चैटबॉट सिस्टम जो कि सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होगा, ये सब इस टेंट सिटी का ही पार्ट होंगे। कई सारे नए रोड्स, टेम्परेरी ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, इस तरह के ऑलमोस्ट 25 अलग अलग सेक्टर्स इस टेंट सिटी के पार्ट होने वाले हैं। और इसके थ्रू यूपी गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि यूपी का जो टूरिज्म है उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। अगली दोस्तों अपडेट हमारी स्टेट्स की इकोनॉमी से है, जहां पर दोस्तों इंडियन स्टेट्स के $1 ट्रिलियन के गोल को लेकर इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च लिमिटेड के द्वारा एक नई रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई है। और इस रिपोर्ट में क्लियरली बताया गया है कि अभी हमारी स्टेट्स $1 ट्रिलियन के इकोनॉमिक गोल से काफ़ी दूर है। दोस्तों थोड़ा सा इस रिपोर्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताऊँ तो ये रिपोर्ट इन सभी स्टेट्स के लास्ट 7-8 साल के CAGR ग्रोथ के बेसिस पर बनाई गई हैं। पिछले 7-8 सालों में जो इन स्टेट्स का CAGR ग्रोथ रहा है, अगर चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2038-39 में जाकर हमें हमारे देश की पहली स्टेट मिलेगी जो कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगी, और वो भी महाराष्ट्र होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे देश की सबसे बड़ी स्टेट इकोनॉमी है। इसी सेम फाइनेंशियल ईयर में कर्नाटका और गुजरात ये सेकंड और थर्ड स्टेट्स होंगी जो कि $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस करेंगी। तमिलनाडु फोर्थ स्टेट होगी जो कि फाइनेंशियल ईयर 41 और 42 में अचीव करेगी, जबकि उसके अगले एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर यूपी भी $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर देगी। और 2047 तक जहां तक भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने का टारगेट सेट किया गया है, तब तक मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये तीनों स्टेट्स भी $1 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी होंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारी जो अभी टॉप स्टेट्स हैं उनके खुद के टारगेट्स देखें तो यूपी 2028 तक, महाराष्ट्र भी 2028 तक, तमिलनाडु 2030-31 तक, कर्नाटका भी 2030-31 तक, जबकि गुजरात का टारगेट 2032-33 का है उनकी स्टेट्स की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये एक रियलिटी चेक है सभी राज्य सरकारों के लिए, क्योंकि टारगेट सेट करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए उस स्केल पर काम भी करना होगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों टूरिज्म सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी 200 करोड़ रुपये के फंड्स अनमार्क किए हैं, और इसका इस्तेमाल वो स्पेशल टूरिज्म जोन्स के ऊपर करने वाले हैं। दोस्तों स्पेशल टूरिज्म जोन्स को लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को अप्रूवल मिलती है या फिर स्पेसिफिकली उन टूरिज्म जोन्स को अप्रूवल मिलती है तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंडिंग देती है उनको डेवलप करने के लिए। धोलावीरा, शिवराजपुर, सरक्रीक और बनसकांता के बॉर्डर एरियाज, इनको अभी गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा स्पेशल टूरिज्म जोन्स के रूप में डेवलप करने का प्लान सामने रखा गया है। सरक्रीक को ग्रीनफील्ड जोन के रूप में डेवलप किया जाएगा, जबकि रिमेनिंग 3 जोन्स को ब्राउनफील्ड जोन्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। और मोस्टली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत इन सब जोन्स के लिए गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट को अप्रूवल मिल ही जाएगी, और फिर वहाँ से जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आएगा वो तो आएगा ही आएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये 200 करोड़ रुपीस और अनमार्क किए गए हैं, जिसके चलते ये एडिशनल फैसिलिटीज़ का क्रिएशन करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।